नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों को अब यह कहूं कि हमारा टॉपिक शुरू हो चुका था, सॉरी, हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका था भारत में अंग्रेज़ों की विजय का। अंग्रेज़ों के विजय के टॉपिक को समाप्त करने के बाद मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा टॉपिक आपका ख़त्म हो गया, क्योंकि ये 100 वर्षों की प्रक्रिया थी। अब हम लोगों को जिस दिशा में मूव करना है वह है ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना। ब्रिटिश प्रशासन इस तरीके से देखेंगे। ब्रिटिश प्रशासन के अंतर्गत चल के देखो तो सबसे पहला पॉइंट आता है द्वैध शासन। द्वैध शासन, उसके बाद फिर दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का कोड ऑफ डायरेक्टर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद फिर अगला है भारत चीन सीमा वगैरह की चर्चा हम लोग तब करेंगे जब 20वीं शताब्दी में जाएंगे। लॉर्ड कर्जन के समय में तब की चर्चा है, वो बहुत बाद की है, छोड़ दीजिए उसको। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसके बाद फिर अगला है सेना में भारतीय, सेना में भारतीय, उसके बाद पुलिस रिफॉर्म, उसके बाद नौकरशाही, एवं नस्लवाद। इसके बाद संवैधानिक सुधार, संवैधानिक सुधार,
1773 से 1861 तक, 1773 से 1861 तक कितनी बातें हैं जिन्हें कि हम प्रशासन के टॉपिक के दौरान पढ़ेंगे। कुछ एक बातें ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, उसका मेन से दूर दूर तक का कोई नाता नहीं होगा, इसलिए उसके बारे में 2 लाइन 3 लाइन जानिएगा और आप संतुष्ट हो जाइएगा। जैसे कि ये देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कहानी। ये तो सामान्य परिचय की बात है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन थे। इस पे क्वेश्चन पीटी में ही आ सकता है, मेंस में तो आ नहीं सकता। वैसे ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कहानी, ये भी पीटी में ही आ सकता है, मेंस में नहीं आ सकता। सेना में भारतीय लोगों की भर्ती पीटी के ख्याल से बस थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, मेंस में कोई नाता नहीं होगा। पुलिस रिफॉर्म सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए है। नस्ल भेद अपने आप में एक मुद्दा है जो पीटी और मेंस दोनों में आ सकता है, तो नस्लवाद के मुद्दे को हम लोग मेंस और पीटी दोनों को ध्यान में रख के पढ़ लेंगे। संवैधानिक सुधार का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत ज़्यादातर संभावना समझिए कि आपके एग्जाम में 2 बिंदुओं पर मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। 1773 का एक एक्ट है, बाद में बताऊंगा एक्ट के बारे में, उसे रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं, और दूसरा है 1833। ये दोनों एक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर की मेंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी और भी कई सारे अधिनियम इस रास्ते आए हैं, इस दौर में आए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पीटी के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनके बारे में आप 2 लाइन 3 लाइन जान लेंगे तो वही सफिशियंट हो जाएगा। यानी कि अभी जो टॉपिक आपके सामने रखा गया है, इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 3 बिंदु ऐसे हैं जहां पर कि मेंस की तैयारी करने है आपको, बाकी सिर्फ और सिर्फ पीटी की तैयारी करना है। मेंस की तैयारी कहां करना है, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 का एक्ट, और दूसरा नस्लवाद का मुद्दा। क्लियर है? तो अब हम चल के देखें कि हमारे प्रशासन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण, माफ करिए, हमारे प्रशासन के टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक आ रहा है द्वैध शासन। द्वैध शासन यानी कि 1765 से 1772 के मध्य का काल, कहां? बंगाल में। अब आपको याद होगा कि हमने बंगाल का टॉपिक पढ़ाते हुए द्वैध शासन आपको पढ़ा दिया था, समझा दिया था, लिखा दिया था, तो उधर जाकर समय खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक कि मैंने द्वैध शासन के ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी लिखने के लिए दे दिया था कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। याद होगा क्वेश्चन में आपको ये बात कहा गया था कि द्वैध शासन की व्यवस्था में अधिकार और कर्तव्य का एक दूसरे से अलगाव हो गया था। क्या हुआ था द्वैध शासन में? ब्रिटिश कंपनी की जीत हुई और उसी पृष्ठभूमि का लाभ उठाते हुए लॉर्ड क्लाइव ने मुगल बादशाह को रबर स्टाम्प की तरह यूज किया और कहा कि मुगल शासक हमको दीवानी दे दीजिए, और बंगाल का नवाब जो अभी तक दीवानी और फौजदारी दोनों ही अधिकारों का उपयोग कर रहा था, वो अब सिर्फ और सिर्फ फौजदारी का काम करेगा। मुगल बादशाह यदि यह व्यवस्था अपनी मर्जी से बनाए होते, यदि इस व्यवस्था को चलाते हुए इसके गुण दोष की जांच करते हुए दोषी को सजा देने की क्षमता मुगल बादशाह में होती,
यानी कि मुगल बादशाह उतना ताकतवर होते जितना कि अकबर से लेकर औरंगजेब तक ताकतवर रहे हैं, तब हम मान सकते थे कि यह तो शक्ति के विभाजन का मामला है, जिसे हम शक्ति का पृथक्करण भी कहते हैं। केंद्र की सत्ताएं प्रायः अपनी शासन प्रणाली को ज्यादा केंद्राभिमुख बनाने के लिए, यानी केंद्र की सत्ता को मजबूत रखने के लिए ऐसा करती है। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने इक्ता को दो भागों में बांट दिया था। एक रेवेन्यू का मामला देखता था और एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का, यानी एक दीवानी देखता था, एक फौजदारी देखता था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा किया था तब जबकि वो शक्ति के पीक पर था। लेकिन 1765 में जो हुआ था उसमें क्या बात हुई थी? मुगल बादशाह एक तो दिल्ली से दूर ही रहता था, क्योंकि दिल्ली में वह प्रवेश करेगा तो उसको मार दिया जाएगा, इस डर के मारे अपने वजीर से ही उसे डर लगता था, को मार देगा हमको, इस डर के मारे वो दिल्ली नहीं जाता था। इसीलिए उसको, यानी कि शाह आलम द्वितीय को बेताज बादशाह कहा जाता था। माने ऐसा बादशाह जिसके सर पे ताज ही नहीं है, क्योंकि ताज है दिल्ली में, सिंहासन ही नहीं है, सिंहासन है दिल्ली में, और ये दिल्ली जाता नहीं। दूसरी ओर अपनी कोई सेना नहीं है इसके पास। ये मत समझना कि 1765 की लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह को पराजित कर दिया तो मुगल बादशाह की सेना को भी पराजित कर दिया। सेना तो उसके पास थी ही नहीं। अब ऐसी स्थिति में दिल्ली से दूर, ताज से दूर, सिंहासन से दूर, सेना से वंचित, आर्थिक रूप से तंगहाल, युद्ध में हारा हुआ फटेहाल एक मुगल बादशाह को लॉर्ड क्लाइव ने जो कहा, मुगल बादशाह ने वो किया। मुगल बादशाह की मर्जी से यह व्यवस्था नहीं बनी थी, लॉर्ड क्लाइव की मर्जी से व्यवस्था बनी थी, और मुगल बादशाह को लॉर्ड क्लाइव की मर्जी के अनुसार उस व्यवस्था के ऊपर दस्तखत करना पड़ा था। अतः उसे हम शक्ति के पृथक्करण का नाम नहीं दे सकते। वह वास्तव में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से बनाई गई एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें कि उन्होंने शासन से संबंधित अधिकार अपने हाथ में ले लिया और जिम्मेदारी नवाब के हाथ में छोड़ दिया। और मुगल बादशाह के दस्तखत के रास्ते ऐसा इसलिए किया ताकि वह भारत की बाकी राजनीतिक शक्तियों की आंखों में धूल झोंक सके। धूल इस तरीके से वो झोंकना चाहते थे कि लोगों को ये न पता चले कि हम बड़ी महत्वाकांक्षी हैं और हम आगे चलकर पूरे हिंदुस्तान पे अधिकार जमाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि यदि हमारी महत्वाकांक्षा की पोल खुली तो हमारे खिलाफ मोर्चाबंदी संभव है, और हमारी सबसे बड़ी समस्या यही हो सकती है कि हमारे विरुद्ध कोई मोर्चा बन जाए, क्योंकि एक एक करके अकेले अकेले में हम भारत की सभी राजनीतिक शक्तियों से धीरे धीरे निपट लेंगे। समस्या तब होगी जब अनेक एक साथ आ जाएंगे और हम एक अकेले हो जाएंगे। तो अंग्रेजों की स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि मुगल बादशाह को रबर स्टैंप की तरह यूज करो। फिर मैंने आपको बताया था कि शासन की व्यवस्था में प्रशासन को संचालित करना, सुरक्षा व्यवस्था देखना, ये सब राज्य की जिम्मेदारी के तहत आता है। राज्य की जिम्मेदारी होती है कि वह जान माल की रक्षा करे। उन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए राज्य को व्यवस्था बनाना पड़ता है। राज्य को सेना और पुलिस की नियुक्ति करनी पड़ती है, तमाम प्रकार के खर्चे होते हैं। उन खर्चों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, इसी को विचारते हुए राज्य जिन लोगों की सुरक्षा कर रहा है उन्हीं लोगों से उनके आय का एक हिस्सा कर के रूप में वसूलता है। कर वसूल सकने का अधिकार राज्य को दिया जाता है।
ताकि वह जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। जिम्मेदारी के आधार पर कर वसूली का अधिकार जायज माना जाता है। तो कर वसूली अधिकार हो जाता है और सामान्य प्रशासन को हम जिम्मेदारी कह देते हैं। जिम्मेदारी किसके हाथ में दे दिया? लॉर्ड क्लाइव ने नवाब के हाथ में रहने दिया। पहले उसी नवाब के हाथ में अधिकार भी था, वही रेवेन्यू की वसूली भी करता था, लेकिन अब अधिकार ले लिया कंपनी ने अपने पास। और अब अगला पॉइंट ये कि उस अधिकार के बदौलत कंपनी ने जो रेवेन्यू की वसूली करवाया अपने उप दीवानों के द्वारा, उस रेवेन्यू की वसूल की गई राशि का उपयोग कैसे हुआ? एक हिस्सा दे दिया उन्होंने मुगल बादशाह को, एक हिस्सा उन्होंने दिया बंगाल के नवाब को, जिसके बदौलत उसे बंगाल के शासन की व्यवस्था को संचालित करना था, यानी निजामत को देखना था। और बचे हुए पैसे को रख लिया अपने पास और उसे अपनी कंपनी का प्रॉफिट घोषित कर दिया, डिविडेंड्स घोषित कर दिया, लाभांश घोषित कर दिया। और उस लाभांश की राशि से, उस पैसे से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भारत की वस्तुएं खरीदते थे, उन वस्तुओं को जाकर दूसरे देशों में बेचते थे और उससे वो अतिरिक्त प्रॉफिट कमाते थे। और वही अतिरिक्त प्रॉफिट फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को मिलता था। यानी कि यहां देखो तो लूट का मामला और धन के निष्कासन का मामला आपको साफ साफ दिखाई देगा। मैंने जानबूझकर इसे रिवाइज कर दिया, इसमें अब लिखने लायक कोई बात नहीं बची है, लिखने का सारा काम पीछे के क्लास में आपने कर लिया है। इसी रिवीजन के साथ मैं आपके सामने यह घोषणा करता हूं कि द्वैध शासन की व्यवस्था को हमने पढ़ लिया है। यह व्यवस्था 1772 तक चलती है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है कि बंगाल के नवाब की जो भी भूमिका थी उसे भी खत्म कर दिया गया और बंगाल के शासन का निजामत भी कंपनी ने अपने हाथों में ले लिया। इस तरीके से बंगाल में द्वैध खत्म हुआ और कंपनी की पूर्ण सत्ता बहाल हुई। दैट्स इट। यदि आप लोग मेरी इस बात से सहमत हैं कि आपने द्वैध शासन के ऊपर पहले भी पढ़ रखा है, लिख रखा है, मैंने अभी रिवाइज करा दिया और इस तरीके से आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो अपनी सहमति दे दीजिए, अपनी एक सहमति दे दीजिए कि हाँ सर आपने सही कहा। यदि आपकी ओर से ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो जल्दी से जल्दी आगे बढ़ूंगा। बोलो बच्चों, डू इट फास्ट। गुड। अब हम क्या देख रहे हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी का कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। यहां भी आपको लगेगा कि आपने पीछे के क्लास में पढ़ रखा है। सुन लीजिए, सुन लीजिए, सिर्फ आपको अपने आप याद हो जाएगा कि आपने पीछे पढ़ा है। ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो ईस्ट इंडीज के इलाके में, जिसमें कि भारत भी शामिल है, व्यापार करने आई थी। ईस्ट इंडीज के इलाके में व्यापार करने आई थी। जब व्यापार करने के लिए आई थी तो सवाल यह उठता है कि वह कंपनी किसकी थी? क्या वह कंपनी सरकार की थी? तो मैंने आपको फ्रांसीसियों से तुलना करते हुए बताया था कि नहीं, फ्रांसीसियों की कंपनी सरकार की कंपनी थी या पुर्तगालियों की कंपनी सरकार की कंपनी थी। अंग्रेजों की अथवा डचों की कंपनी सरकार की कंपनी नहीं थी। तो यह स्पष्ट हो गया कि वो कंपनी सरकारी नहीं थी, सरकारी कंपनी नहीं थी। यह मैंने आपके सामने में स्पष्ट कर दिया। अब अगला मुद्दा, यदि प्राइवेट कंपनी थी
तो प्राइवेट में किसी एक व्यक्ति की कंपनी थी क्या? वन मैन ओनरशिप की कंपनी थी क्या? तो नहीं, कंपनी शेयर होल्डर्स की कंपनी थी, शेयर होल्डर्स की कंपनी थी। शेयर होल्डर्स के अंतर्गत क्या होता है? लोग अपना शेयर खरीदते हैं कुछ पैसे चुकाकर, उस पैसे से जब किसी को किसी कंपनी में शेयर मिलता है, माने अंश मिलता है कि अब तुम भी इसके इस अंश तक के मालिक हो गए। जब आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीदते हैं ना, तो आप उस कंपनी में अपना हिस्सा खरीदते हैं, आपको उस कंपनी की मिल्कियत का हिस्सा मिल जाता है। कंपनी के अंदर जो आपको मिल्कियत मिलती है, जो मालिकाना हक मिलता है, उसकी दो श्रेणियां होती हैं। एक श्रेणी छोटे छोटे शेयर होल्डर्स की होती है, जिनको कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के साथ प्रॉफिट और लॉस सहना पड़ता है। आदमी शेयर खरीदता तो इसी उम्मीद में है कि प्रॉफिट हमको मिलेगा, लेकिन किसी भी धंधे में कभी प्रॉफिट कभी लॉस ऊपर नीचे होता रहता है। तो आप यदि शेयर होल्डर हैं तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आप बंधे हुए हैं। प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट मिलेगा, लॉस होगा तो लॉस सहेंगे। लेकिन यदि आप कुछ बड़े रकम का शेयर खरीदे हैं, यानी बड़े शेयर धारक हैं, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के अतिरिक्त एक और दायित्व और अधिकार मिलता है। वो ये कि आप कंपनी के प्रशासन के संचालन में भूमिका निभा सकते हैं। कंपनी के प्रशासन के संचालन में भूमिका आप निभा सकते हैं। अलग अलग कंपनियों के प्रशासन के संचालन की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या व्यवस्था थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यवस्था यह थी कि उन्होंने 24 सदस्यीय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था। यही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया था। डायरेक्टर्स का काम क्या होता है? डायरेक्शन देना, मार्गदर्शन देना, सही गलत के बारे में परामर्श देना और निर्णय लेना। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, इनकी कुल संख्या कितनी थी? 24। बाद में 1773 के पश्चात संख्या घट के हो गई थी 18, लेकिन उस डिटेल में नहीं जाना है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कुल संख्या कितनी थी? 24। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो 24 सदस्य थे, प्रश्न ये उठता है कि वो 24 सदस्य कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर बने कैसे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर कैसे बने? तो बड़े शेयर धारकों के मत के आधार पर। इसे लिखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके 24 सदस्य, इसके 24 सदस्य बड़े शेयर धारकों के वोट से निर्वाचित होते थे। इसके 24 सदस्य बड़े शेयर धारकों के वोट से निर्वाचित होते थे और
अब सवाल ये उठता है कि इसके जो बड़े शेयर धारक थे, कितने का शेयर धारण करने वाला, कितने के शेयर का होल्डर, कितने शेयर का मालिक वोट देने के अधिकार से संपन्न था। तो आपको ये मालूम हो कि 1773 के पहले और बाद 1773 के पहले 500 पाउंड, 500 पाउंड 1773 के पहले तक 500 पाउंड का शेयर यदि आपके पास में था तो आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वोट दे सकते थे, चुनने में भूमिका निभा सकते थे। 1773 के बाद कहा गया कि नहीं भैया, अब यह रकम बढ़ा दिया जाएगा और 1000 पाउंड के जो शेयर होल्डर्स होंगे वही शेयर होल्डर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के निर्वाचन में वोट देने के अधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त आपको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ एक बात जानना है कि ये जो 24 सदस्य होते थे, इन्हीं के बीच से इनका प्रेसिडेंट चुना जाता था। 24 सदस्य ही 24 सदस्यों के बीच से प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता था। प्रेसिडेंट का निर्वाचन होता था। ये जो प्रेसिडेंट था ना, वही सबसे बड़ा अधिकारी था, वही सबसे बड़ा अधिकारी था, सबसे बड़ा अधिकारी था। वही सबसे बड़ा अधिकारी था। तो कुल मिलाकर आपको यह बात समझ में आ जाए कि मैंने आपके सामने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बारे में बुनियादी बात बता दिया। तो सर जी, साम्राज्य विस्तार टॉपिक में एक सब टॉपिक आपने भारत चीन सीमा लिखाए थे, वह क्या था? बेटा, मैं बोल चुका हूँ कुछ देर पहले कि जब लॉर्ड कर्जन के काल में जाऊँगा ना 20वीं शताब्दी में, तो उस दौरान मैं आपको बता दूंगा भारत चीन सीमा कैसे तय हुई। अभी उस विषय पर जाने की ज़रूरत नहीं है। मोटे तौर पर आपको कुछ सीमाओं के बारे में तो मालूम होता ही होगा ना। आपको ये जानना होता है कि रेड क्लिफ लाइन क्या है, आपको ये जानना होता है कि मैकमोहन लाइन क्या है, ये जानना होता है कि डूरंड लाइन क्या है। तो आपको मैकमोहन लाइन, डूरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन, इन तीनों लाइंस के बारे में तो खुद भी खोजना चाहिए, मैं बता तो दूंगा ही। समझ गए? अब कितने शेयर होल्डर से आपने अजीब अजीब क्वेश्चन पूछता है यार। मतलब बेसिक का अध्ययन करना है, अब पूछा कितने शेयर होल्डर्स थे, मतलब कुल मिला के ये पूछ रहा है कि आसमान में कुल कितनी चिड़ियां थी। चलो आगे बढ़ो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कहानी तो हमारी पूरी हो गई भैया। अब हम क्या देखेंगे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में समझो। तो इसका
गठन 1784 में हुआ था। इसके सदस्य इंग्लिश संसद के सदस्य थे। इंग्लिश संसद के माने ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य थे। ये सरकारी लोग थे। ये सरकारी लोग थे। ये सरकारी लोग थे। इनका उद्देश्य देखो बेटा, एक बात सुनो, मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा कि मैं हर बार आपको ये बोलूं कि रुको, लिखो, लिखो, रुको, सुनो, समझो। आई एम नॉट अ रोबोट, नॉट अ कंप्यूटर। मैं शिक्षक हूं और प्रवाह में पढ़ाता हूं। तो एक लाइन आपको मैंने आरंभ में ही कह रखा है कि बोर्ड पर मैं कुछ भी लिखूं तो आपको जरूर लिखना है। इसके बाद, आज के बाद आपके मन में यह जरूरत नहीं होनी चाहिए पूछने की कि सर लिखा रहे हैं क्या। यदि मैं लिख रहा हूं तो स्वाभाविक है मैं अपने लिए तो नहीं लिख रहा हूंगा। पढ़ा तुमको रहा हूं और पढ़ा मैं रहा हूं, बीच में कोई तीसरा है नहीं। अपने लिए तो लिखूंगा नहीं, तो किसके लिए लिख रहा हूं? तुम्हारे लिए। सच अ सिंपल कॉमन सेंस। एंड स्टिल इफ यू आस्क कि सर लिखवा रहे हैं, तो बेटा एक बार में बता दिया, आज के बाद दोबारा ये सब बातें मत पूछना। मैंने लिखा है तो आप ही के लिए लिखा है। इसका गठन 1784 में हुआ। इसके सदस्य इंग्लिश संसद के सदस्य थे। ये सरकारी लोग थे। इसका उद्देश्य क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को नियंत्रित करना। नियंत्रित करना ताकि भारत के शासन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नियंत्रण बढ़ सके। नियंत्रण बढ़े। भारत के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण बढ़े। तो जब आप ये शब्द सुनते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड एक प्रशासनिक निकाय होता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी होता है जिसके अंदर कुछ सदस्य होते हैं। उन सदस्यों की कोई न कोई नियुक्ति करता है। यहां पर नियुक्ति करने वाले कौन है? ब्रिटेन की सरकार। उन सदस्यों की नियुक्ति हो इसके लिए कुछ उनकी योग्यताएं होती हैं। इधर योग्यता क्या है? तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट्रियंस हैं। यदि बोर्ड का गठन किया गया, उसके सदस्यों की नियुक्ति की गई, तो कुछ उद्देश्य होगा। उद्देश्य क्या है? ब्रिटिश सरकार की ओर से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर अपना नियंत्रण बनाने का प्रयास करना।
ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर नियंत्रण रखना है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया, कंट्रोल करने के लिए बनाया गया बोर्ड। वह बोर्ड जिसका क्या काम है, कंट्रोल करना। किसको कंट्रोल करना? ईस्ट इंडिया कंपनी को। विशेष तौर पर पर्पस है भारत के अंदर जो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज्य है, प्रशासन है, उन सब को कंट्रोल करना। फिर यह बोर्ड 1858 में समाप्त हो गया। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया, अपने हाथों में ले लिया। अब इस बात को फिर समझते हैं कि आप ये मत भ्रम पालिएगा मन में कि भारत को अंग्रेजों ने जीता तो इंग्लैंड की सरकार ने जीता। भारत को किसने जीता? व्यापारियों की एक कंपनी ने, जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी। इंग्लैंड की सरकार ने उनको भारत को जीतने की सहमति दिया था। वहां की सरकार ने इनको भारत में जीतने में सहयोग दिया था। और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की सरकार ने यह कह दिया था कि भारत में तुम्हारी जो भी उपलब्धियां होगी वो सब हमारे नाम पर ही हासिल की जाएगी। हमारे नाम पर ही हासिल की जाएगी का मतलब क्या है? मतलब यह है कि तुम्हारी उपलब्धियां इंग्लैंड के सम्राट के नाम पर हासिल की जाएगी। इंग्लैंड की सरकार जो झंडा अपना झंडा के तौर पर इस्तेमाल में लाती है, वही झंडा तुम भी उपयोग करोगे। हमने तुमको अधिकार दिया है भारत को जीतने का, तो जो अधिकार दिया है उसके अंदर रह के तुम जीतो। लेकिन हमने अधिकार दिया है तो अधिकार वापस भी ले सकते हैं कि किसी भी दिन हम ये कह सकते हैं कि हमको तुम्हारे मामले में कोई कानून बनाना है और कानून बना के तुमको कंट्रोल करना है, तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। किसी दिन हमारे मन में आ जाए कि तुम्हारा व्यापारिक अधिकार खत्म, तो खत्म कर सकते हैं। किसी दिन हमारे मन में आ जाए कि तुम्हारा प्रशासनिक अधिकार खत्म, तो खत्म कर सकते हैं। किसी भी दिन मन में आ जाए कि तुम्हारी सत्ता खत्म, तो खत्म कर सकते हैं। इंग्लैंड की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का अधिकार देती है। इंग्लैंड की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में शासन चलाने का अधिकार देती है, भारत को जीतने का अधिकार देती है। और जितना अधिकार इंग्लैंड की सरकार ने कंपनी को दिया है, उनमें से कोई भी अधिकार इंग्लैंड की सरकार जब चाहे वापस ले भी सकती थी। और इसी के तहत इंग्लैंड की सरकार ने 1858 ईस्वी में यह डिसाइड किया कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता समाप्त की जाती है। जब इंग्लैंड की सरकार यह सोच रही थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के ऊपर हमारा नियंत्रण जरूरी है, नियंत्रण करने के लिए उन्होंने एक बोर्ड बनाया था। उस समय उनके दिमाग में भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को समाप्त करने का विचार नहीं था, नियंत्रण करने का विचार था कि तुम शासन करते रहो लेकिन हमारे नियंत्रण में रहो। हम बीच बीच में तुमको रोकते टोकते रहेंगे, निर्देश उपदेश देते रहेंगे, तुम उसके दायरे में रहना। तो 1784 में नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी, इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। लेकिन 1858 ईस्वी में
ये तय किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पे शासन ही नहीं करेगी, तो फिर शासन किसका होगा? तो इंग्लैंड की सरकार स्वयं भारत पे शासन करेगी। जब इंग्लैंड की सरकार भारत पे स्वयं ही शासन करेगी, तो अब बताओ कि इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल की कोई जरूरत है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन ही इंग्लैंड की सरकार ने किया था, अपने कंट्रोल को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि शासन उस समय कंपनी कर रही थी। जब सरकार ने शासन ही अपने हाथ में ले लिया, तो खुद पे कंट्रोल करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल थोड़ी ना चलाएगी, इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के बारे में आपकी जानकारी हो गई। अब अगला मामला है भारत के अंदर ब्रिटिश सेना। भारत के अंदर ब्रिटिश सेना का टॉपिक लिखो। सर रेगुलेट एंड कंट्रोल में क्या अंतर है वो बाद में बताऊंगा जब मैं रेगुलेटिंग एक्ट में जाऊंगा। तो वैसे एक शब्द है तो मैं शब्द का अर्थ समझा देता हूं। रेगुलेट करने का मतलब होता है अपने बनाए हुए नियमों और विधानों के अधीन लाना। रेगुलेट करने का मतलब होता है मेरे द्वारा बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अधीन आप आ जाइए। यह भी बेसिकली कंट्रोल करने का ही एक उपाय है। संयोग ऐसा हुआ ये कि रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 में बनाया गया था उसकी कुछ कमियां रह गई थी। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को ही दूर करने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया और उसी पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन हुआ। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसी संस्था की भावना रेगुलेटिंग एक्ट में ही मौजूद थी, तो दोनों के बीच एक अन्योन्याश्रय नाता है। लेकिन अब मैं इस संदर्भ में आपको लिखाऊंगा नहीं, अभी तो तब लिखवाऊंगा जब मैं रेगुलेटिंग एक्ट के टॉपिक में जाऊंगा। क्लियर है? श्वेता सिंह जी, अभी बेटा मैं आपको कोई सूचना नहीं दूंगा, सूचना देने के लिए आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। हेडिंग 2, सेना में भारतीय। सेना में भारतीय लिखो। वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में पहली बार बड़ी संख्या में भारतीयों की नियुक्ति हुई। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। मैं अभी उसके ऊपर कुछ देर के बाद में आऊंगा कि गवर्नर जनरल कौन होते हैं। पहले आप सुन लीजिए कि वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। उस गवर्नर जनरल के काल में पहली दफा सरकार ने यह तय किया कि भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अंग्रेजी सेना में भर्ती करें, क्योंकि इंग्लैंड से सैनिक मंगाना और उनका खर्चा उठाना बहुत भारी पड़ रहा था। वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा कि भारतीय लोग शरीर से कमज़ोर है नहीं, भारतीय लोग पराक्रम में कम है नहीं, ज़रूरत यह है कि
उन्हें इंग्लैंड से आए हुए लोगों की तरह ही प्रशिक्षण दिया जाए, डिसिप्लिन दिया जाए और हथियार दिया जाए। वो भी अंग्रेजों के ही समान युद्ध के लिए बहुत उपयुक्त होंगे। इस तरीके से भारतीयों की सेना में बड़ी संख्या में नियुक्ति की शुरुआत हुई। इसके पहले चाहे अंग्रेज हों चाहे फ्रांसीसी हों, उन्होंने बहुत कम संख्या में भारतीयों को अपनी सेना में नियुक्त किया था। ठीक है, अब चलकर देखते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स का पोस्ट क्या था। वह गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल का मतलब क्या है? भारत में कंपनी एवं ब्रिटिश सरकार कंपनी एवं ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च अधिकारी था। कंपनी एवं ब्रिटिश सरकार का सर्वोच्च अधिकारी था। अब आप कंफ्यूज मत करिएगा, कंपनी और ब्रिटिश सरकार यदि मैंने लिखा इसका मतलब है कि 1858 तक तो कंपनी का ही शासन था। 1858 तक कंपनी का शासन था, तो गवर्नर जनरल उनका प्रतिनिधि होते थे। 1858 के बाद क्या हुआ? फ्रॉम 1858 टू 1947, 1858 से 1947 ईस्वी के बीच में क्या रहा? तो यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन रहा। क्योंकि इस दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, तो इसीलिए गवर्नर जनरल ये भी कहते थे कि हम अब कंपनी के प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि इंग्लैंड की राजसत्ता के प्रतिनिधि हैं। इसीलिए गवर्नर जनरल होने के अतिरिक्त यह भी दावा करते थे कि वो वाइसराय हैं। वाइसराय हैं। वाइसराय शब्द का मतलब ही होता है क्राउन का प्रतिनिधि। क्राउन का प्रतिनिधि। क्राउन का प्रतिनिधि। यदि कोई आपसे पूछे कि भारत में वाइसराय की शुरुआत कब से हुई, तो 1858 से। पदाधिकारी ऑफिशियली गवर्नर जनरल ही था। उस पद का नाम 1858 के पहले भी गवर्नर जनरल था, 1858 के बाद भी गवर्नर जनरल ही है। अंतर सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 1858 तक गवर्नर जनरल किसके द्वारा नियुक्त किए जाते थे? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। वो किसका प्रतिनिधि होते थे? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, माने कि ईस्ट इंडिया कंपनी का। इसलिए वो अपने को वाइसराय नहीं कह सकते थे। 1858 से एक नई शुरुआत हुई, तब जबकि सरकार सीधे सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में चली गई, तब भारत के सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर जनरल भारत में किसका प्रतिनिधित्व करते थे? इंग्लैंड के क्राउन का, क्योंकि इंग्लैंड के शासन का मुखिया इंग्लैंड का राजा या इंग्लैंड की रानी होते थे। हालांकि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी आ गया था, वास्तविक शक्तियां संसद के हाथ में आ गई थी, लेकिन तब भी संवैधानिक या कहिए कि सिंबॉलिक रूप से इंग्लैंड की राजसत्ता का मालिक
कौन था? तो इंग्लैंड का क्राउन, जिसके सर पे क्राउन होगा, चाहे वो राजा हो या रानी हो, वही इंग्लैंड की सत्ता का प्रथम अधिकारी, प्रधान अधिकारी होगा। तो इंग्लैंड के राजा का प्रतिनिधि या रानी का प्रतिनिधि, यानी कि क्राउन का प्रतिनिधि जो होता है, उसी को वाइसराय बोला जाता है। तो वाइसराय कोई नया पोस्ट नहीं है। वाइसराय होने से अधिकार में वृद्धि हो गई हो, ऐसी कोई बात नहीं है। बस इज्जत थोड़ी बढ़ गई है। पहले एक व्यापारिक कंपनी के प्रतिनिधि थे, अब क्राउन के प्रतिनिधि हैं। बात ही कुछ और है। तुम सोचो कि जब तुम आईएएस अधिकारी बनते हो तो तुम्हें जितना वेतन मिलता है उससे ज्यादा वेतन पीडब्ल्यू में काम करने वाले कई सारे लोगों को मिल रहा होगा। मैं पीडब्ल्यू के फाउंडर्स एंड ओनर्स की बात नहीं कर रहा हूं, पीडब्ल्यू का मैनेजमेंट देखने वाले अधिकारियों की बात बोल रहा हूं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके अधिकारियों को बहुत सारा वेतन मिलता है, चाहे वो एड्यूटेक की कंपनियां हो, चाहे अदर कॉरपोरेट्स हों। कई सारे कॉरपोरेट्स में उनके अधिकारियों को वेतन करोड़ों करोड़ रुपए में मिलता है। उतना वेतन आईएएस अधिकारी को न मिलता है, न अभी 150 साल तक मुझे मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन आईएएस अधिकारी बनने के लिए लोगों में जो ललक है, जो तड़प है, वो अद्भुत है। क्योंकि आप जब आईएएस अधिकारी होते हैं तो आप भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। वहां आप किसी व्यापारिक, कॉमर्शियल, कॉरपोरेट कंपनी के प्रतिनिधि नहीं होते। आपकी प्राथमिक पहचान ही यही होती है कि आप प्रॉफिट के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं, आप वेलफेयर के लिए काम करने वाले लोग हैं। आप अपने हित के लिए काम करने वाले लोग नहीं हैं, लोक मंगल के लिए काम करने वाले लोग हैं। जमीन आसमान का अंतर होता है दोस्तों। तो जब आप आईएएस अधिकारी होने से इतना इतराते हैं, तो अब आप सोचिए कि वाइसराय होने का जो दर्जा है, क्या वो विशिष्ट नहीं होगा? कहां तो कंपनी के प्रतिनिधि हैं और कहां तो क्राउन के प्रतिनिधि हैं। ऑफिशियली पदनाम 1858 के पहले और बाद दोनों ही दौरों में गवर्नर जनरल ही था और अधिकार वही थे, लेकिन अब वाइसराय के रूप में वह पहचाने जाने लगे। ठीक है, अब अगला मुद्दा क्या है कि 1773 में पहली बार 1773 में पहली बार गवर्नर जनरल के पद का गठन हुआ। सत्रह सौ तिहत्तर में पहली बार गवर्नर जनरल के पद का गठन हुआ। यह गवर्नर जनरल का पद 1773 में जब गठित किया गया है तो ये रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से किया गया है। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या है वो सब बाद में पढ़ाऊंगा। बस इतना ही समझिए कि इंग्लैंड की संसद ने भारत में कंपनी के शासन को कंट्रोल करने के लिए उसको अपने नियमों के अधीन लाने की कोशिश किया। इसके तहत कई तरह के काम हुए, उनमें से एक काम है गवर्नर जनरल के पद का गठन करना। अभी बस इतना ही जानो, गवर्नर जनरल के पद का गठन हुआ। इस समय पद का ऑफिशियल नाम क्या था, यह क्वेश्चन आएगा। पद का आधिकारिक नाम क्या था? उस पद का आधिकारिक नाम क्या था? तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उस पद का जो आधिकारिक नाम था
वह था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, बंगाल का गवर्नर जनरल। आगे लिखिए, इसका अधिकार क्षेत्र, इसका अधिकार क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे बढ़ता गया। इसका अधिकार क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ता गया, यानी गवर्नर जनरल नाम के पदाधिकारी की जो नियुक्ति शुरू हुई 1773 से, उसका अधिकार सभी कालों में एक नहीं था। जैसे जैसे समय बीतता गया है, उसके अधिकार में वृद्धि होती गई है। 1833 में पहली बार, या 33 से पहली बार वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। 1833 ईस्वी से पहली दफा वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया शब्द का कुछ खास मीनिंग है, इसीलिए अब वह इस तरह के नाम से जाना जाता है। इसके आगे लिखिए, क्योंकि ऊपर लिख लिया आपने कि पहली बार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा, क्योंकि अब से गवर्नर जनरल पूरे भारत के मामले में विधि माने लॉ निर्माण कर सकता था, गवर्नर जनरल पूरे भारत के मामले में लॉ का निर्माण कर सकता था। इसके पहले तक अलग अलग प्रांतों के गवर्नर, अलग अलग प्रांतों के गवर्नर्स अपने प्रांत के लिए विधि स्वयं बनाते थे, अपने प्रांत के लिए विधि स्वयं बनाते थे, या अपने प्रांतों के लिए विधि स्वयं बनाते थे, अपने प्रांतों के लिए विधि स्वयं बनाते थे। तो आप ये सोचो समझने के लिए कि एक प्रांत हुआ करता था उसमें मद्रास, एक प्रांत हुआ करता था बम्बई, एक प्रांत हुआ करता था बंगाल। धीरे धीरे प्रांतों की संख्या बढ़ती चली गई। तो मद्रास में एक गवर्नर होता था, वो मद्रास के लिए कानून बनाता था। बंबई का गवर्नर बंबई के लिए कानून बनाता था। बंगाल का गवर्नर बंगाल के लिए कानून बनाता था। और बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल होता था। बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल होता था। फिर से सुनिए, जब दिमाग में बात व्यवस्थित होनी चाहिए।
मैंने कहा 1773 में गवर्नर जनरल के पद का गठन हुआ। 1833 से पहली दफा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाने लगा। 73 से 33 के बीच के काल में उस पद का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था। आप यहां देखो, मैंने लिखा है उस पद का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता था। 1833 से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के जगह पर यदि वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा तो कुछ तो बात होगी। तो बात यह थी कि 1833 से गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का, विधि बनाने का अधिकार मिल गया। इसके पहले विधि का निर्माण कैसे होता था? तो अलग अलग प्रांतों के गवर्नर अपने अपने प्रांत के लिए विधि बनाते थे। जैसे कि मद्रास का गवर्नर मद्रास के लिए, बम्बई का गवर्नर बम्बई के लिए, बंगाल का गवर्नर बंगाल के लिए। और चूंकि बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल बनता था, इसीलिए उस पद का नाम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रखा गया था। तो 1773 से लेकर 1833 ईस्वी के बीच में आप देखेंगे कि आपको एक खास रोचक बात नजर आएगी कि जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर था वही व्यक्ति गवर्नर जनरल भी होता था। जो व्यक्ति बंगाल का गवर्नर था वही व्यक्ति बंगाल का गवर्नर होने के अतिरिक्त गवर्नर जनरल भी होता था। समझ गए? बल्कि यहां पर एक छोटा सा और फैक्ट है, वो लिखिए कि 1853 में पहली बार गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर के पद से मुक्त किया गया। अठारह सौ 53 ईस्वी में पहली बार एक कानून बना जिसमें कि ये बात कही गई कि गवर्नर जनरल अब बंगाल के गवर्नर की भूमिका में नहीं रहेंगे। बंगाल के लिए एक अलग से प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति शुरू हुई, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति आरंभ हुई। बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति आरंभ हुई। बंगाल के लिए एक अलग अधिकारी की नियुक्ति हुई, उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। जैसे दिल्ली को लेकर देखो, आपने देखा होगा कि हिंदुस्तान में अलग अलग राज्यों के पास अपने अपने गवर्नर हैं, लेकिन दिल्ली के पास कोई गवर्नर नहीं है, वहां लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों होते हैं? क्योंकि दिल्ली नेशनल कैपिटल है और उस समय बंगाल के अंदर कलकत्ता कैपिटल होता था।
तो कैपिटल टेरिटरी में गवर्नर नहीं होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, क्योंकि वहां पर गवर्नर जनरल बैठे होते हैं। कुल मिलाकर देखो तो 1773 से लेकर 1833 ईस्वी तक क्या सिस्टम चला? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और गवर्नर ऑफ बंगाल एक रहा। 1833 से 1853 के बीच में क्या चला? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया था, साथ ही साथ वह अभी भी गवर्नर ऑफ बंगाल की जिम्मेदारी निभा रहा था। 1833 से लेकर 53 के बीच। 1853 ईस्वी में क्या कानून बना? कानून ये बना कि अब से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बंगाल के गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और बंगाल के लिए अलग से एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति होगी और उस प्रशासनिक अधिकारी का नाम होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। उसे गवर्नर का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों बनाया गया? क्योंकि बंगाल कैपिटल टेरिटरी था, राजधानी, देश की राजधानी था। अब मेरे ख्याल से आपके दिमाग में यह तस्वीर साफ हो गई होगी। अब देखो, आगे कुछ फैक्ट्स हैं, आगे कुछ फैक्ट्स हैं, लिखो। गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर जनरल बंगाल कौन बना? पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वॉरेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं सॉरी अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एवं प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसे समझो, इसमें समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था वॉरेन हेस्टिंग्स, ये तो एक सामान्य फैक्ट है। अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्यों? क्योंकि 1833 ईस्वी में जब ये नियम बना कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अब
गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा, तो उस समय भारत में गवर्नर जनरल की भूमिका में विलियम बेंटिक था। तो विलियम बेंटिक शुरुआती दिनों में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। 1833 के एक्ट के आधार पर आगे वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गया। बहुत सारे बच्चे यह याद करते हैं कि प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था। उत्तर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। कमीशन वाले अब ट्विस्ट कर देंगे तो क्या पूछ सकते हैं कि अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, तो वो भी तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था। समझ गए। फिर पहला गवर्नर जनरल जो अब बंगाल का गवर्नर नहीं रहा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर नहीं रहा। इसको दूसरे शब्दों में पूछा जा सकता है, अंतिम गवर्नर जनरल जो कि बंगाल का गवर्नर भी था, लॉर्ड डलहौजी। क्योंकि डलहौजी के काल में ही यह कानून बना था कि गवर्नर जनरल अब बंगाल का गवर्नर नहीं होगा या बंगाल का गवर्नर नहीं रहेगा। लॉर्ड डलहौजी उसके पहले गवर्नर जनरल के पद पर आसीन हो चुका था। जब वह आसीन हुआ था तो उस समय वह गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था और बंगाल का गवर्नर भी था। इसी बीच में 1853 का कानून आ गया जिसमें यह कहा गया कि अब गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर के दायित्व से मुक्त किया जाता है और बंगाल के प्रशासन के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति होगी। तो डलहौजी अंतिम व्यक्ति था जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर ऑफ बंगाल दोनों के पद पर बैठा था। उसी के काल में नियम बदल गया था। बात खत्म है। अब अगला मुद्दा है कि पहला वाइसराय कौन था। पहला वाइसराय कौन था। पहला वाइसराय कौन था। पहला वाइसराय कौन था। लॉर्ड कैनिंग। भोलानाथ जी आपको कहां पर कंफ्यूजन है आप पूछिए। भोलानाथ जी कहां पर कंफ्यूजन है पूछिए। मैं आपके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूं। आप सवाल पूछिए। भोलानाथ सवाल पूछो और जल्दी पूछो, टाइम खराब ना करो। लाइव क्लास करने का क्या फायदा। एक क्वेश्चन 10 बार हो चुके हैं, एक भी बार जवाब नहीं मिला। लाइव क्लास करने का ये फायदा तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि क्लास में यदि हजारों बच्चे हैं और हजारों बच्चों ने एक एक सवाल पूछा तो मैं आप सारे लोगों के सवाल का जवाब देने में ही निपट जाऊंगा, पूरे के पूरे क्लास का टाइम खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछने की मनमर्जी नहीं चलेगी। जब मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूं तो पूछता हूं कि क्या पिछले क्लास का कोई क्वेश्चन है। जब मैं कोई सब टॉपिक खत्म करता हूं तो बोलता हूं कि क्या कोई क्वेश्चन पूछना है। यही दो समय हैं जबकि आप सवाल पूछिएगा।
बीच में आप जब चाहे तब सवाल पूछ दें तो मैं क्या सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन देखता रहूं कि कोई क्वेश्चन आया? मैं बोर्ड देखूं, मैं कैमरा देखूं, मैं सोचूं, मैं प्लान करूं, या कि मैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करता रहूं कि ये देखो क्वेश्चन आया? ऊपर से आप लोग सब मिलके इतना ज़्यादा आपस में बातचीत करके घालमेल कर देते हैं कि मेरे सामने जो स्क्रीन है वो स्क्रीन 5 सेकेंड भी नहीं टिक पाता है। 5 सेकेंड के लिए भी नहीं टिक पाता है। स्क्रीन पर फिर नया मैसेज, फिर नया मैसेज, फिर नया मैसेज, इतना ज़्यादा आता रहता है। चैट बॉक्स को लोगों ने चैटिंग के लिए ही खर्च कर दिया। तो इसलिए मैं आपके सारे सवालों का जवाब आपकी मर्जी के समय पर नहीं दे सकता। हमारी अपनी सीमाएं हैं। भोलेनाथ कहाँ चले गए भाई? चलो, मैंने आप लोग को यह बताया कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहला गवर्नर बंगाल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। पहला गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर नहीं रहा, लॉर्ड डलहौजी। अंतिम गवर्नर जनरल जो बंगाल का गवर्नर भी रहा, वो भी लॉर्ड डलहौजी। उसी काल में नियम बदले हैं। फिर पहला वाइसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी में जब भारत में विद्रोह हुआ था तो उस समय लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। लॉर्ड कैनिंग के काल में ही 1858 में इंग्लैंड की सरकार ने यह तय किया कि अब वो भारत का शासन खुद अपने हाथ में ले लेगी। जब इंग्लैंड की सरकार ने भारत का शासन अपने हाथ में लिया, उस समय भी गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड कैनिंग ही था। इसीलिए लॉर्ड कैनिंग हुआ पहला ऐसा गवर्नर जनरल जो कि वाइसराय भी कहलाता है। अब आपके सामने में अगला क्वेश्चन, अंतिम वाइसराय कौन था? अंतिम वाइसराय कौन था? मैंने भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? इसका जवाब दे सके तो जवाब दीजिए। भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? भारत का अंतिम वाइसराय कौन था? कोई जवाब दे सकते हो तो जवाब दो भाई। भारत का अंतिम वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का अंतिम वाइसराय था लॉर्ड माउंटबेटन। और अगला है अंतिम गवर्नर जनरल कौन? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राज गोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। लेकिन सी राजगोपालाचारी वाइसराय नहीं थे। कहानी को आप ऐसे समझो, जब
भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देशों की तरह आज़ाद हुए तो पाकिस्तान में उनका गवर्नर जनरल के पद पर बिठाया गया मोहम्मद अली जिन्ना को। पाकिस्तान का गवर्नर जनरल कौन हुआ? मोहम्मद अली जिन्ना। और भारत में प्रधानमंत्री का पद मिला जवाहरलाल को, लेकिन गवर्नर जनरल के पद पर रखा गया लॉर्ड माउंटबेटन को। लॉर्ड माउंटबेटन को ही गवर्नर जनरल के पद पर क्यों बना के रखा गया, तो एक लाइन में अभी समझिए, बाद में विस्तार बता दूंगा कि भारत के उस समय के राष्ट्रवादी नेताओं को, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल आदि को ये बात समझ में आई कि माउंटबेटन के भारत में बने रहने से देश के रियासती राज्यों के एकीकरण में हमको सहायता मिलेगी। इसीलिए माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के पद पर बना के रखा गया। ध्यान ये रखिएगा कि जब माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के पद पर तब भी बिठा कर रखा गया जबकि भारत आजाद हो गया था, तो उस समय माउंटबेटन अब इंग्लैंड के क्राउन का प्रतिनिधि नहीं रह गए थे। इंग्लैंड के क्राउन का प्रतिनिधि नहीं रह गए थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो भारत की सरकार ने यह फैसला किया कि माउंटबेटन अभी कुछ समय के लिए भारत का गवर्नर जनरल बने रहेंगे। तो यह निर्णय भारत की सरकार ने किया था, यह निर्णय इंग्लैंड की सरकार ने नहीं किया था। भारत की सरकार ने कुछ समय के लिए गवर्नर जनरल के पद पर माउंटबेटन को बना के रखा, तो इसके लिए कुछ तो कारण होगा। तो कारण यह था कि उन्हें लगता था कि इससे देश के रियासतों के एकीकरण में सहायता मिलेगी। वो कैसे सहायता मिलेगी उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ इतनी बात आपको समझना है कि माउंटबेटन को गवर्नर जनरल के पद पर बना के रखा गया 15 अगस्त 1947 के बाद भी। तो ये निर्णय इंग्लैंड की सरकार का निर्णय नहीं था, ये निर्णय भारत की सरकार का निर्णय था। और इस निर्णय में उस समय के भारत के बड़े बड़े राष्ट्रवादी नेता, चाहे वो महात्मा गांधी हों, चाहे वो सरदार पटेल हों, चाहे वो जवाहरलाल हों, ये सब शामिल थे। अब अगला मुद्दा यह है कि जब 15 अगस्त 1947 के बाद माउंटबेटन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर आसीन रहे, तो उस समय वो वाइसराय नहीं थे। वाइसराय तभी तक थे जब तक कि वो इंग्लैंड की सरकार के प्रतिनिधि के रूप में रूल कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 के दिन उनके वाइसराय का पोस्ट खत्म हो गया। 15 अगस्त 1947 के दिन हिंदुस्तान की सरकार ने यदि तय किया होता कि माउंटबेटन साहब आज आपकी सेवा समाप्त होती है, आपकी कोई भूमिका अब नहीं रहेगी, तो माउंटबेटन कोई भूमिका नहीं मांगते। इंग्लैंड की सरकार नहीं कहती कि नहीं गवर्नर जनरल बने रहने दो। वो तो भारत सरकार का अपना फैसला था, इसलिए वो वाइसराय नहीं थे। जिस दिन भारत आजाद हुआ उस दिन वाइसराय का पोस्ट खत्म। अब अगला मामला यह है कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर माउंटबेटन कुछ समय बिताए, उसके बाद वो इंडिया से चले गए। भारत सरकार को उनसे जो सहयोग लेना था भारत सरकार ने ले लिया। उसके बाद में जब सहयोग लेने का काम खत्म हो गया तो उनको विदा कर दिया गया। उनके जाने के बाद सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद पर बिठाया गया। अब आप ये पूछ सकते हैं कि सी राजगोपालाचारी को आखिर गवर्नर जनरल के पद पर क्यों बिठाया गया, उनको प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनाया गया? तो बात यह है कि उस समय तक हिंदुस्तान का संविधान अभी बना ही नहीं था। क्योंकि उस समय तक हिंदुस्तान का संविधान नहीं बना था, तो हिंदुस्तान 1935 ईस्वी के अपने पुराने संविधान के मुताबिक ही शासन चला रहा था। क्योंकि अभी तक हिंदुस्तान में नया संविधान नहीं बना था, नया संविधान तो 26 जनवरी 1950 को न लागू हुआ। तो इस बीच के काल के दौरान
भारत के शासन में सर्वोच्च पदाधिकारी के पद पर आसीन व्यक्ति को क्या पदनाम दिया गया? तो जो नाम पहले से चला आ रहा था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। जब हमारा संविधान बन गया, हमारा संविधान लागू हो गया, तब हमारे सामने में यह परिस्थिति आई कि अब हमको अपने देश के सर्वोच्च पदाधिकारी का नाम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं रखना है, बल्कि उनका नाम होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के पहले प्रेसिडेंट के रूप में कौन आएंगे? तो एक कंटेंडर या एक कैंडिडेट तो स्वयं राजगोपालाचारी जी थे कि वही गवर्नर जनरल के पद पर बैठे हुए थे। गवर्नर जनरल के बाद वही अब चले जाएंगे प्रेसिडेंट के पद पर। जवाहरलाल नेहरू तो यही चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई और लोग ये चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद बने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्यों चाहते थे कि राजेंद्र प्रसाद बने, वो सब की चर्चा यहां जरूरी नहीं है। फाइनली डिसाइड ये हुआ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो खेमा था वो ज्यादा मजबूती से अपने केस को पेश किया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल के इस सक्रिय भूमिका के बाद जवाहरलाल नेहरू ने अपना कदम वापस खींच लिया और राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हो गए। सी राजगोपालाचारी वॉज द फेवरेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। सी राजगोपालाचारी वॉज द फेवरेट ऑफ जवाहरलाल नेहरू एंड राजेंद्र प्रसाद वॉज द फेवरेट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। खैर, पहले प्रेसिडेंट बने थे राजेंद्र बाबू, ये तो आप जानते ही थे। अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी। अब देखो, कुछ बच्चों को एक बात बताना जरूरी है, वो ये कि अभी जितना आप पढ़े हो ना, उन सब के बारे में थोड़ा सब परिचय मात्र आपको मिला है। जब आप रेगुलेटिंग एक्ट, फिर 1784 का एक्ट, फिर 1793 का एक्ट, फिर 1813 का एक्ट, फिर 1833 का एक्ट, 1853 का एक्ट पढ़ोगे तो इसकी और अच्छी समझ बनेगी। आप में से बहुत सारे बच्चों को मैं एड्रेस करते हुए कह रहा हूं कि जितना आपने पढ़ा उसके फैक्ट को अपने दिमाग में व्यवस्थित कर लो बस। इसके कॉन्सेप्ट में हम एक दफा और जाएंगे तब जब हम कि संविधान के अंदर सुधार के विभिन्न अधिनियमों को पढ़ेंगे। संविधान के सुधार अधिनियमों को पढ़ने के वक्त में बच्चों का दिमाग बहुत पजल्ड हो जाता है, क्योंकि उस टॉपिक को बच्चा उस समय पढ़ना शुरू करता है जिस समय कि उसको कोई फैक्ट नहीं मालूम। हमने आपको कई सारे फैक्ट दे दिया, और कम से कम ये सारे फैक्ट जब उन अधिनियमों के पढ़ने के दौरान आएंगे तो आपको लगेगा कि चलो इतना तो हम जानते थे, ये तो हमारा रिवीजन हो गया। और एडिशनल फैक्ट जो आएगा उस पर तुम्हारा दिमाग काम कर पाएगा। क्या होता है कि किसी टॉपिक को पढ़ने के वक्त में बच्चे के पास में जब कोई बैकग्राउंड नहीं होता है तो वह उसका बेसिक तो पढ़ लेता है, समझ जाता है, उसके आगे के डिटेल के बारे में उसकी रुचि नहीं होती, उसे वो समझ नहीं पाता, उसे वह याद नहीं रख पाता। हमने क्या किया कि एक बैकग्राउंड दे दिया, एक डिग्री का इंफॉर्मेशन दे दिया। अब जब हम संविधान सुधार के अंतर्गत प्रवेश करेंगे तो दूसरी डिग्री के इंफॉर्मेशन के लिए आप मानसिक रूप से तैयार रहोगे और इसका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये मत सोचना कि इसकी कुछ बातें और गहराई में पढ़ाते तो समझ में आ जाती। समझ में तो बातें आ जाएंगी तब जब हम संविधान के सुधार के टॉपिक में प्रवेश करेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ो। अब हम लोग बात कर रहे थे सेना की, बात कर रहे थे। सेना के मामले में हमने बहुत सीधी सीधी बात किया कि पहली दफा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में भारतीयों को सेना में अच्छी खासी संख्या में भर्ती की गई। उसके बाद फिर देखो, भारत में
कॉर्नवालिस के काल से शासन का नस्लवादी ढांचा आरंभ हुआ। भारत में कॉर्नवालिस के काल से शासन का नस्लवादी ढांचा आरंभ हुआ। शासन में नस्लवादी ढांचा के आरंभ होने का क्या मतलब है, तो लिख लीजिए, लिखिए, नस्लवादी ढांचा का तात्पर्य यह है कि न्याय क्षेत्र में भारतीयों को मुंसिफ, न्याय क्षेत्र में भारतीयों को मुंसिफ से ऊपर का पद नहीं मिलता था। न्याय क्षेत्र में भारतीयों को मुंसिफ से ऊपर का पद नहीं मिलता था। मजिस्ट्रेट और जज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज होते थे। मजिस्ट्रेट और जज सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज होते थे। सामान्य प्रशासन में सामान्य प्रशासन में भारतीयों को क्लर्क से ऊंचा पद नहीं मिलता था। सामान्य प्रशासन में भारतीयों को क्लर्क से ऊंचा पद नहीं मिलता था। सामान्य प्रशासन में भारतीयों को क्लर्क से ऊंचा पद नहीं मिलता था। बड़े पदों पर सिर्फ अंग्रेज जाते थे। सेना में भारतीय अधिक से अधिक सूबेदार के पद तक जा सकते थे। सूबेदार का मतलब होता है दरोगा के स्तर का अधिकारी। सेना में भारतीय अधिक से अधिक सूबेदार के पद तक जा सकते थे। आगे लिखिए, पैराग्राफ चेंज करिए। 1833 ईस्वी के अधिनियम 1833 ईस्वी के अधिनियम में संवैधानिक स्तर पर 1833 ईस्वी के अधिनियम में संवैधानिक स्तर पर मुंसिफ माने मुंशी होते हैं। आप लोग मुंशी शब्द सुनते होंगे, अंग्रेजी में उसे मुंसिफ कहा जाता है। जो अदालत के मामले में आपके वकील साहब लोगों को आज के डेट में सपोर्ट करते हैं, वो जुडिशियल
लेवल पर एक प्रकार के क्लर्क हैं, आप उनको जुडिशियल क्लर्क कह सकते हैं। आगे लिखियो। 1833 ईस्वी के अधिनियम से संवैधानिक स्तर पर नस्लवाद समाप्त हो गया। नस्लवाद समाप्त हो गया। 1833 से संवैधानिक स्तर पर नस्लवाद समाप्त हो गया, लेकिन वास्तव में भारतीयों की उच्च पदों पर भारतीयों की नियुक्ति 1853 के बाद आरंभ हुई। 1853 के बाद आरंभ हुई, क्योंकि 1853 के कानून के अनुसार प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। 1853 से प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। 1853 से प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत हुई। पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर सत्येंद्रनाथ टैगोर 1860 में जाकर आईसीएस के लिए चयनित हुए। आईसीएस के लिए चयनित हुए 1860 में जाकर आईसीएस के लिए चयनित हुए। उन्नीसवीं सदी के अंत तक 19वीं सदी के अंत तक 19वीं सदी के अंत तक सिर्फ 5% पदों पर ही भारतीय नियुक्त हो रहे थे। भारतीय नियुक्त हो रहे थे। उन्नीसवीं सदी के अंत तक से 5% पदों पर ही भारतीय नियुक्त हो रहे थे। मैंने कुल समझ लो कि भारतीय लोगों की नियुक्ति की शुरुआत 1853 से मानी जाती है
और 19वीं सदी के अंत तक आते आते सिर्फ 5% भारतीय ही प्रशासनिक पद तक नियुक्त हुए थे। इसे एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ लिखो, एक्सप्लेन करूंगा। सेना में भारतीयों को तब भी पदाधिकारी के पद तक नहीं जाने दिया गया, नहीं जाने दिया गया। नहीं जाने दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध के पहले प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक भारतीय लोगों को सेना में लेफ्टिनेंट कैप्टन के नीचे तक का ही पद दिया जाता था। भारतीय लोगों को सेना में लेफ्टिनेंट कैप्टन से नीचे का ही पद दिया जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के पहले तक भारतीय लोगों को सेना में लेफ्टिनेंट कैप्टन से नीचे का ही, या सेकंड लेफ्टिनेंट से नीचे का ही पद दिया जाता था। अब आपको 2-3 और फैक्ट लिखना है। फिर यहां से देखोगे तो आपको यह पता चलेगा कि नस्लभेद को लेकर जो हमारा टॉपिक है उसका फैक्चुअल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल पार्ट की ओर चलेंगे। पहले एक बात बच्चों को बता देता हूं, देखो, जब कभी किसी टॉपिक के अंदर तुम प्रवेश करते हो तो जरूरी नहीं है कि तुमको उस टॉपिक का पूरा विस्तार और टॉपिक का पूरा गहन एकदम एक दौर में ही समझ में आ जाएगा। अभी मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एकदम नए होंगे, जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया होगा, उनको कुछ जगहों पे दिक्कत आ रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं पहली बार समझ रहा हूं, बहुत मजा आ रहा है। कारण बहुत साफ है कि किसी के पास बैकग्राउंड है, किसी के पास में नहीं है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता हूं, जिनका बैकग्राउंड नहीं है उन्हें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। टॉपिक जब शुरू हुआ है तो आपको अभी लिख के चलना है। जब मैं संवैधानिक सुधार के टॉपिक पर प्रवेश करूंगा तो आपको पता चलेगा कि उस रास्ते ना पूरे घर में एक एक कतरा आपको समझ में आ जाएगा। नहीं होता कि पूरा घर साफ हो जाएगा, अंतिम रूप से झाड़ू लगा दूंगा उसी टॉपिक के रास्ते, तो आपको एकदम 100% समझ में आ जाएगा। एक और बात है कि जो बच्चे एकदम नए होंगे उन बच्चों को मैं कहूंगा कि आप एक दफा क्लास को दोबारा सुन लेना। यदि आप ये सोचो कि नहीं, मैं नया भी रहूंगा, मैं पढ़ के भी नहीं आऊंगा, मैं क्लास में एक ही बार में समझूंगा, तो तुम्हारी क्षमता ही नहीं है वो सब चीज, तो काहे अलबला रहे हो? अपनी क्षमता डेवलप करो दोस्त, और क्षमता पढ़ाई से डेवलप होती है, समझ गए? क्योंकि कलेक्टर ही मिलना है ऐसे थोड़े मिल जाएगा। तो कुल मिलाकर कहानी क्या है कि नस्ल भेद को लेकर मैं कुछ एक पॉइंट एंड फैक्ट आपको बता रहा था। अभी इससे संबंधित 2-3 बातें और लिख लीजिए। पैराग्राफ चेंज करिए। नस्ल भेद
का तर्क ब्रिटिश सरकार की ओर से यह दिया गया था, नस्ल भेद का तर्क ब्रिटिश सरकार की ओर से यह दिया गया था कि नस्ल भेद का तर्क ब्रिटिश सरकार की ओर से यह दिया गया था कि अंग्रेज भारतीयों की तुलना में ज्यादा योग्य, ईमानदार एवं पराक्रमी और न्याय प्रिय होते हैं। अंग्रेज भारतीयों की तुलना में ज्यादा योग्य, ईमानदार, पराक्रमी और न्यायप्रिय होते हैं, अतः उन्हीं को विभिन्न विभागों के बड़े पदों पर आसीन होना चाहिए। अतः उन्हीं को विभिन्न विभागों के बड़े पदों पर आसीन होना चाहिए। भेद की यह व्यवस्था चूंकि नस्ल पर आधारित थी, इसलिए इसे नस्ल भेद कहा गया। भेद की यह व्यवस्था चूंकि नस्ल पर आधारित थी, इसलिए इसे नस्ल भेद कहा गया। अब यहां पर रुको। यदि यह तय कर दिया जाए कि बड़े बड़े प्रशासनिक पदों पर सिर्फ और सिर्फ अगड़ी जाति के लोग बैठेंगे, तो वह भी तो व्यवस्था भेद की होगी, और वह भेद की व्यवस्था जाति पर आधारित होगी तो उसे जाति भेद कहा जाएगा। मध्यकाल के दौर में मुस्लिम शासकों ने यह नियम बना दिया था कि शासन के बड़े पदों पर सिर्फ मुसलमान जाएंगे, तो यह भी व्यवस्था तो भेद की थी। वह व्यवस्था धर्म पर आधारित थी तो सांप्रदायिक भेद कहा जाएगा। भेद का आधार कभी जाति है, कभी धर्म है, कभी नस्ल है। तो अंग्रेजों के काल में भेद की जो व्यवस्था थी वो नस्लीय थी। यह मुसलमानों के शासन काल में भी चलकर देखो, 13वीं शताब्दी के दौरान भारत में जो मुस्लिम शासक सत्ता में स्थापित हुए, उन्होंने एक तो हिंदुओं को कह दिया कि भैया तुमको शासन में जगह नहीं मिलेगा, मुसलमानों में भी उन्होंने कहा सिर्फ तुर्की लोगों को ही जगह मिलेगा। तो हिंदुओं के साथ जो भेद किया गया उसको सांप्रदायिक भेद कहेंगे, और मुसलमानों में भी सिर्फ तुर्की लोगों को ही शासन का बड़ा पद मिलेगा, क्योंकि तुर्की नस्ल को वो श्रेष्ठ मानते थे। तो अमोंग द मुस्लिम्स तुर्की की वरीयता को नस्ल भेद कहते हैं। तो भारत में नस्ल भेद पर आधारित व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी। आगे लिखो। 1833 के संवैधानिक परिवर्तन 1833 के संवैधानिक परिवर्तन के बाद भी 1833 के संवैधानिक परिवर्तन के बाद भी कोई वास्तविक परिवर्तन नहीं आया, क्योंकि नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी से होती थी। नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी से होती थी। नियुक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की मर्जी से होती थी।
उन्होंने 1853 तक एक भी भारतीय की नियुक्ति नहीं किया। उन्होंने 1853 तक एक भी भारतीय की नियुक्ति नहीं किया। उन्होंने 1853 तक एक भी भारतीय की नियुक्ति नहीं किया। इसके आगे की कहानी कल करेंगे। आज बस इतना ही।